सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 18 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। और आज बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हमें यहाँ देखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने कि अभी वर्ष 2024 के लिए हॉकी इंडिया के बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार के लिए अभी वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता। तो सही उत्तर होगा यहाँ पे हरमनप्रीत सिंह ने। हरमनप्रीत सिंह कौन है? हमारी मेंस हॉकी टीम के कप्तान है। दूसरी बार इन्होंने ये पुरस्कार जीता है। वहीं अगर महिला में बात करेंगे, महिला खिलाड़ी में किसे ये पुरस्कार मिला, तो सविता पुनिया को, जो कि हमारी वुमेन्स हॉकी टीम की गोलकीपर है। इन्होंने तीसरी बार ये खिताब जीता और इसमें इनको पुरस्कार राशि के रूप में कितने रुपए मिले? 25 लाख रुपए मिले हैं। प्रत्येक को 25 लाख रुपए मिले हैं। अब वैसे यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग कैटेगरी में अवार्ड दिए गए। ये इस बार इस अवार्ड का 7वां संस्करण है। हॉकी इंडिया ने ये पुरस्कार दिए। कहाँ पे? नई दिल्ली में। और इसको इंपॉर्टेंट टॉपिक मार्क कर लेना, आपके आने वाले किसी न किसी एग्जाम में यहां से डेफिनेटली एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। और इसीलिए इसका एक अलग से डेडिकेटेड सेपरेट वीडियो मैंने बना दिया है। कल ही वीडियो शाम को बना करके अपलोड कर दिया था। तो जब वीडियो मैंने अलग से बना दिया तो यहाँ पे मैं आपको आगे फिर एक्सप्लेन नहीं करूंगा, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो वो वीडियो आप जाकर के देख लेना, अपने वीडियो सेक्शन में आपको मिल जाएगा। और हाँ, अगर आप में से कोई कहते हैं कि वीडियो अपलोड हुआ हमें तो पता ही नहीं लगा, तो इसका कारण है आपने अपने क्रैक एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं कर रखा, इसलिए आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलते। तो अपने इस YouTube चैनल को, क्रैक एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और अगर आप टेलीग्राम यूज करते हो तो वहां पे भी अपने क्रैक एग्जाम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिए, वो फ्री होता है। उसका फायदा यही है कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब भी कोई वीडियो अपलोड होगा तो आपसे कोई भी अपडेट मिस नहीं होगा। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, अभी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगला प्रश्न देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है कि अभी हाल ही में भारत की पहली निजी पुनर्बीमा कंपनी कौन सी बन गई है? तो आंसर होगा वैल्यूएटिक्स री इंश्योरेंस कंपनी। अच्छा, अब पहले आप इसको समझो कि इसका मतलब क्या हो गया। तो आप इतना तो समझते हो, एक कोई भी बीमा कंपनी होती है, इंश्योरेंस कंपनी होती है, मान लो उसका नाम है ए। तो ये बीमा कंपनी क्या करती है? लोगों का या उनकी संपत्तियों का, उनके एसेट्स का बीमा करती है, इंश्योरेंस करती है। ये आप सबको पता है। इस तरह की बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी, सबके बारे में आप जानते होंगे। इसी तरह से एक दूसरी कंपनी है, मान लो उसका नाम है बी। ये लोगों का नहीं बल्कि इन बीमा कंपनियों का बीमा करती है। तो ऐसी कंपनी को कहा जाता है री इंश्योरर, पुनः बीमा करता। समझ में आया? एक कंपनी तो लोगों का, पब्लिक का, उनके एसेट्स का, उनकी संपत्तियों का बीमा कर रही है, वो तो आप कह रहे हो इंश्योरेंस कंपनी। लेकिन एक दूसरी कंपनी है, वो इन इंश्योरेंस कंपनी का बीमा कर रही है, तो उस कंपनी को क्या कहा जाता है? री इंश्योरर कहा जाता है। तो वही हम बात कर रहे हैं कि भारत में अभी तक एक भी ऐसी प्राइवेट री इंश्योरर कंपनी नहीं थी, लेकिन अब भारत की पहली प्राइवेट री इंश्योरर कंपनी बन गई है, ये वैल्यूएटिक्स कंपनी। ये बंगलुरु की एक कंपनी है। तो प्रश्न इंपॉर्टेंट हो गया ना। देखो, वैसे इससे पहले भारत में री इंश्योरर का काम करने वाली केवल एक ही कंपनी थी, वो थी जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। पर वो एक गवर्नमेंट यानी कि सरकारी कंपनी है। और आज जो हम पढ़ रहे हैं इस क्वेश्चन में, वो भारत की पहली प्राइवेट सेक्टर की पहली इंश्योरेंस कंपनी बन गई है ऐसा करने वाली, मतलब पुनर्बीमा कंपनी बन गई है एक प्राइवेट सेक्टर में। तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत में बीमा कंपनियों को रेगुलेट कौन करता है, तो इरडाई करता है। इरडाई मतलब इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अच्छा, इसकी स्थापना जरूर याद रखना। इनकी स्थापना एक बार एग्जाम में आ चुकी है, 1999 में इसकी स्थापना होती है। ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि किस समिति की सिफारिश पे इसकी स्थापना होती है। तो RN मल्होत्रा समिति की सिफारिश पे। इसका मुख्यालय आपको मिलेगा हैदराबाद में और इसके अध्यक्ष कौन है? देबाशीष पांडा है। और अभी आपको याद हो तो बजट में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अभी सरकार ने कहा कि वो बीमा सेक्टर में जो FDI है, जो अभी तक 74% था, उसको बढ़ा के उन्होंने कितना करने की घोषणा कर दी है? 100%। ये पॉइंट भी ध्यान में रखना। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में प्रकाश को सुपर सॉलिड अवस्था में किसने सफलतापूर्वक परिवर्तित कर दिया? तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न मार्क करना। मैंने आपको कहा था आज की क्लास में बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न मिलेंगे हमें। तो आज का ये तीसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इटली। तो इतिहास में पहली बार अभी इटली के वैज्ञानिकों ने प्रकाश को, लाइट को सुपर सॉलिड अवस्था में, सुपर सॉलिड स्टेट में सफलतापूर्वक परिवर्तित कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। अब इसका मतलब क्या हो गया? मतलब आप समझो
आप ऐसे समझो, अच्छा पहले आप ये समझो कि सुपर सॉलिड क्या है, तो आपको चीज समझ में आ जाएगी। तो सुपर सॉलिड क्या है, तो ये किसी भी एक पदार्थ की ऐसी अवस्था है, एक ऐसी स्टेट है जिसमें वो एक सॉलिड और लिक्विड दोनों के गुण एक साथ प्रदर्शित करता है, दोनों की प्रॉपर्टी को एक साथ शो करता है। तो उस अवस्था को, उस स्टेट को सुपर सॉलिड स्टेट कहते हैं। मतलब समझ में आ गया? कोई भी पदार्थ अगर एक ही टाइम में सॉलिड की तरह भी बिहेव कर रहा है, लिक्विड की तरह भी बिहेव कर रहा है, तो उस अवस्था को, उस स्टेट को हम क्या कहते हैं? सुपर सॉलिड स्टेट कहते हैं। तो अभी इटली के वैज्ञानिकों ने लाइट को भी सुपर सॉलिड स्टेट में बदल दिया है। यही हमारा प्रश्न है। किसने? इटली के वैज्ञानिकों ने। अब कैसे किया, क्या प्रोसेस रहा होगा, इतना डीप में हमको नहीं जाना है, हमारे एग्जाम में नहीं आएगा। हमारे एग्जाम में आएगा तो यही आएगा कि किसने कर दिया, ये कारनामा किसने कर दिया, यही आपसे पूछेगा। तो इटली आंसर होगा। बाकी मैंने आपको जो जितना हमें समझना चाहिए वो मैंने आपको समझा दिया कि सॉलिड स्टेट अवस्था का मतलब क्या होता है। और अभी लाइट को, प्रकाश को उस अवस्था में ला दिया है इटली के वैज्ञानिकों ने। ठीक है, बात समझ में आ गई? अच्छा, लाइट की बात हो रही है तो कई बार इससे 2-3 प्रश्न, बिल्कुल बेसिक प्रश्न एग्जाम में आते हैं। एक तो याद रखना, लाइट की सबसे ज्यादा स्पीड कहां पे होती है, किस मीडियम में होती है? तो वैक्यूम में होती है, निर्वात में। ये प्रश्न एग्जाम में आता है। कितनी स्पीड होती है, ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और एक और प्रश्न एग्जाम में आता है कि लाइट कौन सी तरंग है, कौन सी वेव है? तो याद रखना, ये ट्रांसवर्स वेव है, जिसे हिंदी में बोलोगे अनुप्रस्थ तरंग, जो इस तरह की दिखती है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। और अगर मैं आपसे साथ में पूछ लूं कि साउंड यानी कि ध्वनि ये किस तरह की तरंग है, वेव है, तो वो लॉन्गिट्यूडनल है, अनुदैर्घ्य है। तो ये इतनी सी जो मैंने आपको बातें बताई है, इसमें 4-5 तरह के प्रश्न बनते हैं जो कि एग्जाम में आते हैं। बाकी बात इटली की कर ले तो इटली की स्टैटिक देख लेते हैं कुछ। कैपिटल इसकी रोम होती है, जहां पे फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय आपको मिल जाएगा। करेंसी हो गई यूरो, प्रधानमंत्री है जॉर्जिया मेलोनी और प्रेसिडेंट है सर्गियो मैटारेला। ठीक है, तो ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे कि मार्च 2025 में अभी रायसीना डायलॉग का भी कौन सा संस्करण का आयोजन किया गया? तो आंसर होगा इसका 10वां। तो हम बात कर रहे हैं रायसीना डायलॉग 2025 की। इस बार ये इसका 10वां संस्करण था। अभी इसका आयोजन ये 17 मार्च को हुआ, जो कि 19 मार्च तक चलेगा। और इसका उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कहां पर हुआ? नई दिल्ली में। और इसमें चीफ गेस्ट का नाम जरूर याद रखना। चीफ गेस्ट कौन है? न्यूजीलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं, कौन? क्रिस्टोफर लक्सन। और थीम क्या है? काल चक्र, लोग, शांति और ग्रह। और इस रायसीना डायलॉग 2025 के दौरान 6 स्तंभों पर बातचीत होगी। अच्छा, क्या है रायसीना डायलॉग की बात करें तो ये 2016 से आयोजित हो रहा है। इस बार हमने कहा 10वां संस्करण हो गया। और आप कह सकते हो ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आयोजित एक बहुपक्षीय सम्मेलन है, या आप यूं भी कह सकते हो कि ये भू राजनीति यानी कि जियोपॉलिटिक्स और इकोनॉमी पर चर्चा करने का भारत का एक प्रमुख सम्मेलन है। और इसका आयोजन कौन करता है? हमारा जो विदेश मंत्रालय है और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। इसे भारत का मिनी दावोस भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें कई देशों के नेता शामिल होते हैं। और इसका जो नाम है, ये जो रायसीना की पहाड़ियां हैं, रायसीना हिल्स के इसका नाम लिया गया, जहां पर राष्ट्रपति भवन है। अच्छा, अब इसी तरह से ये बैठक हुई तो कुछ और बैठकें, कुछ और समिट, सम्मेलन में आपको यहाँ पे रिवाइज कराऊंगा। ये सारे 2025 वाले ही हैं, तो ध्यान से सुनना। देखो, अगर आपसे पूछे कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन अभी मोदी जी ने किया था, कहाँ पे? भोपाल में। अभी नवा एशियाई आर्थिक वार्ता, एशियन इकोनॉमिक डायलॉग हुआ था पुणे में। कार्बन बाजार पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जिसका नाम प्रकृति है, ये हुआ नई दिल्ली में। संयुक्त राष्ट्र की महिला शांति सैनिकों का पहला सम्मेलन हुआ नई दिल्ली में। 98 नंबर का अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन हुआ नई दिल्ली में ही। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन हुआ स्पेन के बार्सिलोना में। बिम्स्टेक यूथ समिट 2025 हुआ गांधीनगर गुजरात में। 14वीं एशियाई मत्स्य पालन और जलीय कृषि फोरम बैठक हुई अभी नई दिल्ली में ही, भारत में हुई, नई दिल्ली में। 12वां वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 दुबई यूएई में हुआ। और वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट ये इस बार मई में होगा और भारत में होगा। पहली बार भारत इसको होस्ट करेगा, तो इंपॉर्टेंट है। भारत में भी कहाँ पे? मुंबई में। ठीक है, तो 10 इंपॉर्टेंट समिट्स हमने यहाँ पे, सारे इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। एक बार रिवाइज कर लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे कि अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार शनि ग्रह के कितने चंद्रमा हैं? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करना। इसका सही उत्तर हो जाएगा 274। तो अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ यानी कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने अभी शनि ग्रह यानी कि सैटर्न जो प्लेनेट है उसके 128 नए ग्रहों की नए उपग्रहों यानी कि चंद्रमा की खोज की है।
तो अब शनि यानी कि सैटर्न के पास टोटल कितने चंद्रमाओं की संख्या हो गई है? 274 हो गई है। और इस तरह से आप कह सकते हो कि शनि के पास सबसे ज्यादा चंद्रमा है। पहले भी सबसे ज्यादा इसी के पास थे, लेकिन अब इसमें ये 128 और जुड़ गए, तो अब संख्या और ज्यादा हो गई, 274 हो गई। तो सबसे ज्यादा किसके पास है चंद्रमा, या जो नेचुरल उपग्रह है वो किसके पास है? शनि के पास है, जिसे आप अंग्रेजी में सैटर्न बोलते हो। दूसरे नंबर पे आता है जुपिटर, बृहस्पति, उसके पास कितने हैं? 95 है। फिर बारी आती है यूरेनस की, अरुण की, उसके पास 28 है। नेपच्यून, वरुण के पास 16 है। मंगल के पास, मार्स के पास 2 है, और वो 2 कौन से हैं? फोबोस और डिमोस। और पृथ्वी के पास 1 है। अच्छा, एक प्रश्न ये भी आ जाता है कि वो कौन से ग्रह हैं जिनके पास एक भी चंद्रमा नहीं है? तो वो बुध और शुक्र है। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। कुछ और प्रश्न मैं आपको कराऊं सोलर प्लेनेट से, जो कि प्रश्न एग्जाम में आते हैं। उससे पहले एक प्रश्न ये याद रखना कि पृथ्वी के बाहर खोजा जाने वाला पहला चंद्रमा कौन सा था? तो 1610 में इसको खोजा था गैलीलियो ने, और उन्होंने बृहस्पति के 4 चंद्रमाओं को सबसे पहले खोजा था पृथ्वी के बाहर। किसी और प्लेनेट की हम बात कर रहे हैं, तो बृहस्पति के 4 चंद्रमाओं को इन्होंने खोजा था। वो कौन कौन से हैं? आयो, यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो। अब ये प्रश्न सुनो, ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि शनि यानी कि सैटर्न का सबसे बड़ा चंद्रमा कौन सा है? क्या नाम है? टाइटन है। और ये हमारे सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा है। तो पहला सबसे बड़ा कौन सा है? वो बृहस्पति का है। यह प्रश्न भी एग्जाम में आ चुका है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा कौन सा है या किस ग्रह का है? तो वो गैनीमेड है, बृहस्पति का है, जुपिटर का। ठीक है, तो सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने आपको रिवाइज करा है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी चाइना ने 5000 किलोमीटर क्षमता वाला LPAR रडार कहां पर तैनात किया? तो सही उत्तर होगा म्यांमार में। LPAR का फुल फॉर्म क्या होता है? लार्ज फेज्ड एरे रडार। तो अभी चीन ने, जो चीन म्यांमार सीमा है उसी के पास में यूनान प्रांत है, वहां पे ये LPAR नाम से एक रडार तैनात किया, स्थापित किया है। और इन्होंने इसका उद्देश्य क्या बताया? हिंद महासागर की निगरानी करेंगे। पर असल बात तो मैं आपको बताऊं, और आपको भी पता है असल बात क्या है इसकी, कि ये लोग भारत की निगरानी करेंगे। भारत में जो मिसाइल परीक्षण होते हैं, मिसाइल टेस्टिंग हम करते हैं, ये उसका सर्वेलांस करेंगे, उसकी निगरानी करें। आपको पता है हमारी जो मिसाइल की टेस्टिंग होती है वो मुख्य रूप से कहाँ पे होती है? उड़ीसा में होती है। उड़ीसा में जो APJ अब्दुल कलाम द्वीप है वहां पे होती है। तो वहीं पर ये चीन उसकी निगरानी करेगा। तो वाकई ये एक सीरियस मैटर है, इस पर ध्यान देना होगा भारत को, वरना इसके परिणाम खतरनाक हो सकते हैं। ये भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चिंता का विषय है। ठीक है, तो प्रश्न मैंने आपको बता दिया, ध्यान में रखना। अभी ये म्यांमार की बात है तो मैं आपको म्यांमार लेकर के चलता हूं, लेकिन रेडार से ही 2-3 प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं। पहले देखिए, आपको पता है नहीं पता, पहले आप मुझे बताओ निसार की फुल फॉर्म क्या होती है? निसार आपको याद है, भारत और नासा मिलकर के इसको लॉन्च करेंगे, निसार सैटेलाइट को। तो फुल फॉर्म जरूर याद रखना। फुल फॉर्म है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। आपको याद है कि भारत ने पहला हिमस्खलन रडार सिस्टम कहां पर स्थापित किया था? तो याद रखना, सिक्किम में किया था। अच्छा, रडार की ही हम बात कर रहे हैं तो रडार की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, एग्जाम में पूछी जाती है ये। तो फुल फॉर्म होती है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। अब बात म्यांमार की हो रही थी, तो ये रहा मैप में म्यांमार। कैपिटल होती है नेपिटो, करेंसी होती है क्यात। और साथ में आप याद रखना, अगर पूछा जाए कि किस कंट्री को गोल्डन पैगोडा कहते हैं, तो म्यांमार को ही कहते हैं, क्योंकि ये चमकते सुनहरे मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा। इसके अलावा म्यांमार ये भारत के कितने राज्यों से सीमा लगाता है? तो 4 राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। और आपको याद होगा हम लोगों ने पढ़ा था कि म्यांमार और भारत के बीच में हम फेंसिंग लगाएंगे, तारबंदी करेंगे। तो ये दोनों के देशों के बीच की बॉर्डर लाइन आपसे, बॉर्डर की लेंथ आपसे पूछी जा सकती है, कितनी है? 1643 किलोमीटर है। एक सितवे पोर्ट भी याद रखना, सितवे पोर्ट ये म्यांमार में आपको मिलेगा और भारत इसे ऑपरेट कर रहा है। ठीक है, तो ये सारी बातें ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में प्रसिद्ध कवि रमाकांत रथ का निधन हो गया, उनका संबंध किससे है? तो आंसर होगा उड़िया, या कह दूं उड़ीसा। तो रमाकांत रथ वे उड़िया भाषा के प्रसिद्ध कवि थे, पर अभी 91 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। और 2 फैक्ट इनसे आप याद रख लो। एक तो 2006 में पद्म भूषण इनको मिला था, और 1998 से लेकर सन 2003 तक वे साहित्य अकादमी के अध्यक्ष भी रहे थे। क्या नाम है? रमाकांत रथ। अब निधन वाला प्रश्न है, तो अभी 2-3 दिन में आपने देखा होगा, मैंने 2-3 बार आपको अभी तक 2025 में जितने भी इंपॉर्टेंट व्यक्तियों के निधन हुए वो आपको रिवाइज कराए।
आज मैं आपको रिवाइज नहीं करा रहा, लेकिन उन्हीं में से एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ और देखते हैं आप में से किन किन को पता है। अभी ओडिशा के ही एक नर्तक थे जिन्हें ओडिसी नृत्य का जनक कहा जाता था, उनका भी अभी निधन हो गया कुछ समय पहले ही। हमने कई बार उनका नाम पढ़ा है, तो बताइए उनका नाम क्या है। बाकी उड़िया की अगर हम बात कर ले तो ये हमारी क्लासिकल लैंग्वेज है। हमारी टोटल क्लासिकल लैंग्वेजेस कितनी है, देखो ये भी प्रश्न बन सकता है। अभी तक टोटल 6 थी, अब 5 और नई बन गई है, टोटल अब 11 हो चुकी है। तो ये भी एक बार देख लो कौन कौन सी थी और कौन सी नई बनी है। पहले कौन सी 6 थी? तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया सबसे नवीनतम हुआ करती थी अभी तक, लेकिन अब 5 और नई बन गई है। उसके बाद कौन कौन सी? मराठी, असमिया, बंगाली, प्राकृत और पाली। तो ये सब ध्यान रखना, कहीं से भी प्रश्न आ सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में फिट इंडिया कार्निवल का आयोजन अभी कहां पर किया गया? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। तो फिट इंडिया कार्निवल ये एक फिटनेस और वेलनेस कार्यक्रम है जिसका उद्घाटन अभी डॉक्टर मनसुख मांडविया ने किया, जो कि कौन है? हमारे खेल मंत्री हैं। अच्छा, कहां पे किया आयोजन? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में जो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है वहां पे अभी 16 मार्च को इसका आयोजन हुआ, 3 दिनों तक चलेगा, 16 से लेकर 18 तक। और इस बार पहली बार इसका आयोजन हो रहा है, फर्स्ट एडिशन है। तो फर्स्ट एडिशन है तो इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखना। अच्छा, इसका आयोजन करने का उद्देश्य क्या है, क्यों कर रहे हैं? तो इसका उद्देश्य है भारत में खेलों और फिटनेस को संस्कृति का हिस्सा बनाना, या यूं कहूं कि नागरिकों को एक स्वस्थ और सक्रिय जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना। अच्छा, इसी तरह से आपको याद आएगा एक फिट इंडिया मूवमेंट शुरू किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। पूछूं कब? तो 29 अगस्त 2019 में। ये डेट भी याद रखना, ये प्रश्न भी बन सकता है। और उस फिट इंडिया मूवमेंट को शुरू किया था तो उसका उद्देश्य क्या था? तो देश भर में स्वास्थ्य और फिटनेस के प्रति जागरूकता बढ़ाना और नागरिकों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना, ये उसका उद्देश्य था। और अगर मैं आपसे यहाँ पे एक प्रश्न पूछ लूं, ये पिछले साल की ही बात है कि फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया था? मान लो आपके एग्जाम में आ गया ये प्रश्न, 1 साल के अंदर अंदर की ये करंट अफेयर्स है, बताओ उत्तर कर पाओगे? वैसे ब्रांड एम्बेसडर जब भी मैंने आपको कराया है, बहुत बार इनका नाम आपको रिवाइज कराया है, तो आंसर होगा नरेंद्र कुमार यादव। ये कोई एक्टर या अभिनेता नहीं है, ये एक IRS अधिकारी है। तो ये नाम भी आप ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। और अगर आप में से कोई स्टूडेंट जो भी मैंने आपसे प्रश्न पूछा इसका उत्तर नहीं कर पाए ना, इसका मतलब या तो आपने करंट अफेयर्स पढ़ा नहीं है, और पढ़ा है तो अब चीजें आप भूलते जा रहे हो। और उसी के लिए आपको एक छोटा सा काम मैंने आप लोगों के लिए शुरू किया था अपनी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे। डेली 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ पिछले 1 साल से कहीं से भी रैंडमली 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेली मैं आपके सामने लेकर के आता हूँ। तो वो क्वेश्चन आप लगाइए, क्वेश्चन को बार बार लगाइए जब तक कि सारे क्वेश्चन आपके राइट नहीं हो जाते। और बार बार किसी न किसी क्विज में क्वेश्चन रिपीट भी होते रहेंगे, ऐसी बात नहीं है। तो रिपीट होंगे तो आप कोशिश कीजिए कि अगर ये क्वेश्चन पहले आ गया, वापस से रिपीट हो रहा है, तो फिर वो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो रेगुलरिटी में इसके लेकर के आइए, ज्यादा समय नहीं लगता, मुश्किल से 1 या 2 मिनट आपको लगेंगे क्विज लगाने में। डेली इसको अपनी आदत में लेकर के आइए। डेली जब मैं क्विज डाल रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मेरे को तो बहुत समय लगता है 20 क्वेश्चन डालने में। आपको तो सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ना है और करना है, क्विज लगानी है। तो जो स्टूडेंट लगा रहे हैं उनको डेफिनेटली फायदा हो रहा है, मुझे पता है। आप भी लगाना शुरू कीजिए। बाकी अभी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी मार्च 2025 में 14वीं ADMM प्लस आतंकवाद रोधी बैठक अभी कहां पर आयोजित होगी? तो आंसर होगा भारत में। अच्छा, ADMM मतलब क्या होता है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग। तो इस साल ये जो आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस है, ये भारत में होगी। भारत इसको होस्ट कर रहा है। भारत में भी कहां पे? नई दिल्ली में। कब से कब तक? 19 और 20 मार्च को ये होगी। ये इस बार इसका 14वां संस्करण होगा। और इस बैठक की सह अध्यक्षता भारत और मलेशिया ये दोनों मिलकर के कर रहे हैं। भारत पहली बार इसको होस्ट कर रहा है, तो ये ध्यान में रखना। तो इस बैठक में आतंकवाद के उभरते खतरों से कैसे निपटा जाए, इस पर चर्चा की जाएगी। तो ADMM प्लस आप कह सकते हो ये एक ऐसा मंच है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आसियान देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करता है। और इसका उद्देश्य है आसियान देशों की सेनाओं को एक साथ लाकर सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर मिलकर काम करना। तो ये ध्यान रखना, इसका आयोजन होगा भारत में। आसियान की हम बात कर रहे हैं। आसियान मतलब एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जिसकी स्थापना होती है 1967 में। और इसका मुख्यालय आपको जकार्ता इंडोनेशिया में मिलेगा। 2024 में आपको याद है इसकी बैठक कहां पे हुई थी? लाओस में हुई थी।
लाओस की जो कैपिटल है वियंतिन है वहां पे। और मैं आपको बता दूं वैसे भारत इसका मेंबर नहीं है, ये भी ध्यान में रखना। अब इसका वैसे नवीनतम सदस्य देश कौन सा बना? तिमोर लेस्ते बना था। ठीक है, तो ये सारी बातें ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हाल ही में स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम्स 2025 का आयोजन कहां पे किया गया? तो आंसर होगा इटली में। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम्स 2025 की, और इस बार ये इसका 12वां संस्करण था जो कि 8 मार्च से लेके 15 मार्च तक चला। कहां पे? इटली के ट्यूरिन में। और इसका मोटो था द फ्यूचर इज हियर। इसमें भारत ने टोटल 33 मेडल जीते, जिसमें 8 गोल्ड है, 18 सिल्वर है और 7 ब्रोंज है। तो ये ध्यान रखना। अच्छा, अगला वाला जो होगा वो अगला वाला जो अब वाला जो होगा ना 2027 में, वो स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड समर गेम्स होंगे। कहां पे? सेंटियागो चिली में। और उसके बाद जो विंटर वाला होगा स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम्स, वो 2029 में होंगे स्विट्जरलैंड में। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज वीडियोस को सपोर्ट जरूर कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर करके मुझे भी अच्छा लगेगा। अगर मुझे आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो मुझे भी मोटिवेशन चाहिए होता है, प्रोत्साहन चाहिए होता है। जिस तरह से आप लोगों को या किसी को भी कोई भी काम करने के लिए चाहिए तो उससे काम अच्छा होता है। इंसान काम मन लगा के करता है। बाकी इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए, डिटेल्ड पीडीएफ, प्रैक्टिस करने के लिए क्विज चाहिए, तो वो सब फ्री में अवेलेबल है। कहाँ पे? अपनी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन में, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या गूगल प्ले स्टोर से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी हॉकी इंडिया वो अवार्ड्स मैंने आपको फिर से याद दिला दूं, अब आप वो वीडियो जाकर के देख लेना, क्योंकि एग्जाम में आप मान के चलना वहां से कोई ना कोई प्रश्न आएगा, तो बिल्कुल ध्यान से वीडियो देखना। कोई भी चीज मैंने छोड़ी नहीं है, तो आप भी मत छोड़ना। और फरवरी का सुपर फास्ट रिवीजन आ चुका है, नहीं देखा तो वो भी कंप्लीट कर लेना। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न आपसे पूछा था वुमेन प्रीमियर लीग 2025 का खिताब किसने जीता? मुंबई इंडियंस ने। फिर आपसे पूछा था अभी चर्चा में रहा दुनिया का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह स्कॉट को किसने लॉन्च किया? दिगंतारा। गोल्ड मर्करी अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया? दलाई लामा। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया? 16 मार्च को। और अभी भारत किस शहर में एफडीआई का सबसे बड़ा विदेशी निवेशक बन गया? दुबई। अट्टुकल पोंगल त्योहार ये कहाँ पे मनाया गया? केरल में। और अभी किस राज्य सरकार ने रुपये के प्रतीक चिन्ह की जगह अपनी राज्य भाषा के चिन्ह का उपयोग किया? तमिलनाडु। प्रधानमंत्री युवा 3.0 की शुरुआत किसने की? शिक्षा मंत्रालय ने। और किस राज्य सरकार ने सभी नगर निगमों को सौर शहरों में बदलने का फैसला किया? यूपी। और क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में शीर्ष भारतीय संस्थान कौन सा है? आईआईटी धनबाद। चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था कि 2024 महिला हॉकी जूनियर एशिया कप का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा भारत ने। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।